बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने इस चैप्टर के 7 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम 8वें न्यूमेरिकल को देख रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है। क्या कहते हैं जिस न्यूमेरिकल में टू पैरेलल मेटल प्लेट्स separated by 5 centimeter of air have a potential difference of 220 volt। आपके पास एक मिनट में हाईलाइटर ले लूँ। आपके पास दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स हैं जिनके दरमियान फासला कितना है जी 5 सेंटीमीटर है, और उस इनके दरमियान जो स्पेस है उसमें एयर भरी हुई है जी। ठीक है, यानी हवा के अंदर दो पैरेलल मेटल प्लेट्स है 5 सेंटीमीटर दूर है, और इन दोनों पैरेलल मेटल प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट का। ठीक है जी, इसको जरा ड्रॉ कर लें अगर हम, तो ऐसे आपके पास दो पैर, जरा मैं पॉइंटर चेंज कर लूं। हाँ, आपके पास ऐसे दो पैरेलल मेटल की प्लेट है, एक ये रही और एक ये रही। ये दो पैरेलल मेटल की प्लेट है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान 5 सेंटीमीटर का है, जबकि इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है। यानी एक हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे, और दोनों के दरमियान जो है वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे क्या कहते हैं जी, आगे कहते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 में। ये पैरेलल मेटल की प्लेट है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमने गॉस लॉ की मदद से दो पैरेलल प्लेट के दरमियान जो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। फिर हमने जो है एक फॉर्मूला ये भी ड्राइव किया था, P = V/d। ठीक है जी, ये याद होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान हमने ये एक रिलेशनशिप बनाई। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, प्लस यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ आपके पास इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी। यानी कि अगर आपके पास, मैं इसको ऐसे नीचे बना दूँ, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी, दोनों के दरमियान एंगल 90 का हो गया। तो आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। बी कितनी है 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे क्या कहते हैं जी, आगे कहते हैं कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड। अब इनके बीच में से एक इलेक्ट्रॉन की बीम ट्रेवल कर रही है और वो अनडिफ्लेक्टेड हो रही है, यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अब ये हमने पढ़ा है जी इसी चैप्टर के अंदर कि हमारे पास अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है तो फिर हमारे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाती है और ये सर्कुलर पाथ बनाना शुरू करता है जी, और एक रेडियस होता है। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस कर देते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, तो फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनडिफ्लेक्टेड रह जाती है, सीधी सीधी जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बैलेंस हो गई है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हुई है। आगे क्या कहते हैं जी, फर्दर पढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल को। थ्रू क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, आपसे कहा जा रहा है दो पैरेलल प्लेट्स हैं जी मेटल की, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, और दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है जी 220 वोल्ट का। अब जाहिर बात है पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। फिर उसके बाद कहते हैं जी कि इसके बीच में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट की हुई है, और जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम गुजारते हैं तो वो ऐसे अनडिफ्लेक्टेड होती है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हो गई है। आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया जी। अब इसको जरा हम इसका डेटा बना लेते हैं जी।
इसका डेटा बनाते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो पहले ये सारी जो गन हमने की हुई है इसको जरा मिटा देते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसका डेटा बनाते हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं जी, ये हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर ये दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो हम इसको डी से रिप्रेजेंट करके 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो क्या सेंटीमीटर है जी, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 100 से जब आप डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये जो 220 वोल्ट है ये हमारी दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है जी, ये भी लिख लेते हैं। वी हमारे पास है 220 वोल्ट का। फिर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के दरमियान, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की हुई है वो भी हम लिख देते हैं जी। बी कितना है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस हो गया 0.05 मीटर, दोनों प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों प्लेट के दरमियान मौजूद है वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। आपको क्या मालूम करना है जी, आपको मालूम करना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हमने जे थॉमसन का जब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जब हमने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हमने उसके अंदर जो है वो चार्ज टू मास रेशियो निकालना था, तो हमने आखिर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास ट्यूब के अंदर, अगर आपको याद हो, ये हमारे पास ट्यूब थी और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी। फिर हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी वो सीधी सीधी आ गई थी और हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया था, ठीक है जी। ये हमने कंडीशन क्रिएट की थी जी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रही है। और उससे हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको याद हो हमने उस चैप्टर में ड्राइव भी किया था। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, क्योंकि इस सिचुएशन में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अनडिफ्लेक्टेड है। तो हम वेलोसिटी को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, v हमारे पास मौजूद है लेकिन e हमारे पास मौजूद नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ होता है तो फिर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, v डिवाइडेड बाय d, ये हमने चैप्टर 12 में पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। तो ये हो गया जी हमारे पास तरीकेकार, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जी इस फॉर्मूले से, और उसके बाद फिर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। चलें, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 220, डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है 0.05। अब हम जरा कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेते हैं जी। 220 को अगर हम डिवाइड करें 0.05 से तो ये आ जाता है 4400, 4400। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं जी, पॉइंट यहाँ पर है, इसको उठा के यहाँ लाते हैं, तो ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिजिट्स हम जंप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3। ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम या वोल्ट पर मीटर। यहाँ हम वोल्ट पर मीटर ले लेते हैं जी, क्योंकि वही फॉर्मूला हमने यूज किया ना, तो वोल्ट पर मीटर ले लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जी। अब हम जो है वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, E डिवाइडेड बाय बी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर ली जी, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं जी। सबसे पहले 4.4 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, ये आएगा 0.88, ठीक है जी। अब 10 की पावर देखें जी, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई थी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, 0.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, दैट इज द आंसर। इजी न्यूमेरिकल था। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी सी, यस क्वेश्चन नंबर 8 था जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी, और इसका टाइटल डालते हैं जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9।
अब इसमें क्या कह रहे हैं जी आपसे, जरा इसको पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को थोड़ा हाईलाइट करते जाएंगे जी जहां तक हम पढ़ते जाएं। A coil of 50 tons, a coil of 50 tons wound on a rectangular ivory frame 2 centimeter multiplied by 4 centimeter। आपके पास एक क्वाइल है जिसमें 50 टन मौजूद है और आपने उसको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में क्वाइल किया हुआ है, यानी कि वो क्वाइल जो है हमारा रेक्टेंगुलर क्वाइल बन जाएगा। और उस रेक्टेंगुलर क्वाइल फ्रेम का ये आपको एरिया दिया हुआ है। ये एरिया आपको कैसे दिया हुआ है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है जी, ये लेंथ है गई और ये ब्रेथ हो गई। एरिया बाजू का ऐसे मेंशन कर दिया जाता है जी 2/2। हम कहते हैं ना कारपेट हमें लाना है जी 2/2 का कारपेट, 4/4 का कारपेट। तो एक जो होता है वो उसमें लेंथ होता है, एक जो है वो ब्रेथ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें एरिया आ जाएगा। सो ये एरिया है जी, जरा खोल के दिया हुआ आपको, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम, यानी एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें आपने कॉपर का या किसी भी चीज का जो भी होगा उसका आपने कॉइल किया हुआ है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा कुछ कॉइल बन जाएगा ऐसा। ये रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम है, इसकी आप समझ लें जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसको आप 2 सेंटीमीटर कह लें, इसको आप 4 सेंटीमीटर कह लें। ये है जी, और इसमें आपने जो कॉइल की टर्न्स की है उसमें कितनी टर्न्स है? 50 टर्न्स आपने कॉइल किया हुआ है। ये है जी पहला हिस्सा। ठीक है जी, तो आपके पास एक आइवरी फ्रेम है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर का, आपने उसमें 50 कॉइल्स जो है 50, एक कॉइल जो है उसकी 50 टर्न्स लगाई है। पाइवोटेड टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने इस कॉइल को ऐसे रखा हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, यानी ये बीच में से फिक्स है। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे और इसमें से करंट गुजारेंगे तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी जिससे ये टर्न करेगा। ये टॉर्क वाला न्यूमेरिकल है, आपको याद होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है जी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास वो टॉर्क वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, आपको याद होगा टॉर्क वाले न्यूमेरिकल में क्या था कि अगर हम इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस कॉइल को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं जी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद भी है, कितनी है जी? 0.2। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब क्या होगा, चूंकि ये फिक्स है तो ये टर्न करेगा। हाँ, अगर इसमें से करंट गुजरे, करंट गुजरेगा भी, देखिएगा अब ये रहा 0.5 एम्पियर। तो अब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये फिर टर्न करेगा जी। ठीक है जी, तो ये टॉर्क पैदा होगी और टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा BI/AN। अगर ऐसे सीधे सीधे तो BI/AN, और अगर एंगल बन गया तो फिर BI/AN cos अल्फा। ठीक है जी, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम है जिसमें आपने कॉइल की हुई है जी 50 टर्न्स। आपने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो कॉइल का फेस है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी जिस तरह मैंने अभी डायग्राम बनाई है अभी कॉइल इसी तरह रखा हुआ है, अभी इसने जो है वो ट्विस्ट नहीं किया है। द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास 0 है। हाउ मच टॉर्क एक्ट ओवर द कॉइल। अब आपको बताना है कि इस कॉइल पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर पास थ्रू इट, अगर इसमें से 5 एम्पियर का करंट गुजरे। और एक हिस्सा ये है, दूसरे हिस्से में कह रहे हैं आपको व्हाट विल बी द टॉर्क, टॉर्क क्या होगी व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब अगर कॉइल जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से 60 डिग्री का एंगल बना लिया तो फिर टॉर्क कितनी होगी? दो कहानियां हैं यहाँ पर। पहली कहानी के अंदर आपको इस सूरत में टॉर्क निकालना है, और दूसरी कहानी के अंदर वो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और अब आपका कॉइल जो है वो ऐसे ट्विस्ट कर गया है, ट्विस्ट कर गया है जी 60 डिग्री का एंगल हो गया अब आपका। ये तो खैर मैंने उल्टी डायरेक्शन में बना दिया, चले मैं इसको ऐसे करते हैं। ये आपका कॉइल जो है वो ऐसे ट्विस्ट हो गया है जी, और अब ये जो आपका एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। इन दोनों सिचुएशन में आपको टॉर्क कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास सवाल है। एक रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम है जिसमें हमने कॉइल लगाया हुआ है 50 टन वाला, मैग्नेटिक फील्ड में हमने डाला है। शुरू के अंदर वो अभी जो है कॉइल वो फील्ड के पैरेलल है और 0.5 एम्पियर का करंट गुजर रहा है। हमें बताना उसमें टॉर्क कितनी लगेगी। और फिर बात दूसरी कहानी के अंदर अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 60 डिग्री एंगल पर रोटेट हो गया, अब हमें उस पर टॉर्क बताना है। चलें जी, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ टर्न जिसको हम एन से डिनोट करते हैं वो 50 है, 50 टर्न्स।
उसके बाद हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम एरिया बनाते हैं, लेकिन पहले ये सेंटीमीटर से मीटर में लाए। दोनों को आप 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 0.04। और अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको एरिया मिल जाएगा। सब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.04 ये हो जाएगा 0.0008। 0.0008। अब जिसका नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन पे ले आते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लाया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ लाया हूँ, माइनस पावर आएगी, 1 2 3 4 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा -4। अब ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो गई कॉइल की, ये मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। तीसरी चीज मुझे मैग्नेटिक फील्ड दी हुई थी, कितनी है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और चौथी चीज मेरे पास था करंट आई। करंट कितना है जी 0.2 था शायद ना, नहीं 0.5 एम्पियर जो है हमारे पास करंट है। ये है, ये तो हमारे पास डेटा है। 50 टन है, एरिया है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2, करंट है 0.5। दो मामले हैं जी हमारे पास, दो मामले। पहला ए मामला क्या है जी कि हमारे पास कॉइल जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल का मतलब होता है एंगल नहीं होगा, एंगल होगा 0। इस टाइम पे हमें टॉर्क बतानी है। और दूसरी सिचुएशन में हमारे पास जो कॉइल है वो अब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब हमें बताना है जी अब इस पे टॉर्क कितना होगा। ठीक है, चले जी आते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, बी आई ए एन कॉस एल्फा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बी आई ए एन कॉस एल्फा। वैल्यूज डालते हैं जी, बी हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय करंट हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास था 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। और नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे पास 50। चेक कर लूँ जरा ये चीज, 0. हाँ 50, ठीक है जी। कॉस एल्फा, कॉस एल्फा कितना है जी पहली सिचुएशन में हमारे पास 0, और कॉस 0 1 होता है, लिहाजा इन सबको मल्टीप्लाई करें। जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो जाएगा 40। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। और ये जो कॉस एल्फा है ये 1 होता है, 1 बेकार है। ये आ गया हमारे पास टॉर्क न्यूटन मीटर, जब हमारे पास कॉस 0 था। और अब इस बी सिचुएशन, ए सिचुएशन थी, अब बी पर निकाल लेते हैं जी। बी पर भी फॉर्मूला यही लगेगा, टॉर्क इक्वल्स टू बी आई ए एन कॉस एल्फा। अब ये वैल्यूज तो सारी सेम है ना। बी की वैल्यू कितनी है 0.2, करंट कितना है जी 0.5, एरिया कितना है जी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास 50। कॉस चेंज हो रहा है जी, बस कॉस एल्फा आ जाएगा हमारे पास 60। अब इन सारी वैल्यूज को तो कैलकुलेट अभी मैंने किया है आपके सामने, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, मतलब यहाँ हमें कॉस डालना पड़ेगा। कॉस 60 कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कितना होता है जी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5। अब इस 0.5 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 हो जाएगा। टॉर्क थोड़ा सा कम हो गया जी, और टॉर्क हो गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 यूनिट एच का न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास आंसर हो गई, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी का आंसर। इजी न्यूमेरिकल था। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। ये म्यूचुअल इंडक्शंस का है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम भी नजर आ गया, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस
म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको मालूम करना है जी। अब आपको याद होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास दो कॉइल होते हैं, एक को आप कहते हो प्राइमरी, एक को आप कहते हो सेकेंडरी। प्राइमरी में आप करंट गुजार रहे होते हैं, सेकेंडरी में से करंट नहीं गुजरता, प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में आ रही होती है। अब अगर आप प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करते हैं तो फिर आपके पास सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में एक करंट और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में जो हमने फॉर्मूला बनाया था ईएमएफ का, वो ये था जी, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय टी। ये हमारे पास था जी। इसमें एम जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हमें सवाल में मालूम करना है। आई पी से मुराद है हमारे पास प्राइमरी कॉइल में करंट कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। टी से मुराद है टाइम। ठीक है जी। और जरूरत के तहत अगर हमें हो सकता है जी ईएमएफ का वाला फार्मूला, वो जो फ्राडे वाला फार्मूला है वो भी यूज करना पड़ जाए, तो उसको भी नोट कर लेते हैं हम। माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी। ये फ्राडे ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला दिया था कि अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ मालूम करना हो तो ये फॉर्मूला होता है। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई से मुराद होता है चेंज ऑफ फ्लक्स, टी से मुराद है टाइम। फॉर्मूले में हम माइनस साइन को अभी लगा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है माइनस साइन आता है लेंस लॉ की मदद से, वजह से, और लेंस लॉ का ताल्लुक डायरेक्शन से होता है, और न्यूमेरिकल जो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं डायरेक्शन की। हम ये जो करंट मालूम कर रहे हैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे होते हैं, डायरेक्शन नहीं, लिहाजा फॉर्मूलों में हम माइनस नहीं लगाएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले यूज करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल। आपके पास एक कॉइल का पेयर है, उसका आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करना है जी। एम क्वेश्चन मार्क। इफ करंट चेंजेस टू 6 एम्पेयर इन वन कॉइल, अगर एक कॉइल में करंट 6 एम्पेयर तब्दील हो रहा है, अब हमें पता है वो कॉइल कौन सा होगा, वो प्राइमरी कॉइल होगा। और ये डायरेक्ट चेंज बता दिया आपको, ये नहीं बताया कि स्टार्ट में करंट क्या था बाद में क्या करंट हो गया, डायरेक्ट आपको चेंज बता दिया कि प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो 6 एम्पेयर तब्दील किया गया है। तो ये डायरेक्ट आपके पास डेल्टा आई पी हो गया, कितना है 6 एम्पेयर। कॉज द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ 2000 टर्न्स। आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स हैं एन एस कहते हैं जी, सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स को कितनी है 2000। और ये आपके पास आ रहा है जी फ्लक्स का तब्दीली, चेंज इन फ्लक्स, यानी कि डेल्टा फाई आपको दिया हुआ है कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 वेबर। वेबर याद रखिएगा, सिर्फ वेबर जो है वो फ्लक्स का यूनिट होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये हमने बात की हुई है, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। क्या कह रहे हैं आपसे सवाल में, मैं जरा हाईलाइटर निकाल लूं। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक पेयर ऑफ कॉइल है, आप उस कॉइल में, उस कॉइल के जोड़े में एक कॉइल, वन कॉइल जिसको आप प्राइमरी कॉइल कहते हो, उसमें आप करंट तब्दील करते हो 6 एम्पियर का, जिससे क्या होता है जो दूसरा कॉइल है सेकेंडरी कॉइल जिसमें 2000 टर्न है, उसका फ्लक्स चेंज हुआ है। ये लिखा हुआ ना फ्लक्स चेंज बाय, उसका फ्लक्स कितना चेंज हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। यानी एक कॉइल में करंट तब्दील कर रहे हो, दूसरे कॉइल के अंदर फ्लक्स तब्दील हो गया। आपको बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम आपको बताना है। हमने डेटा बना दिया जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बताना है, चेंज ऑफ प्राइमरी करंट जो है वो 6 एम्पेयर है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी कॉइल में 2000 है, और फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है जी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये हमारे पास डेटा हो गया जी। डेटा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इजी है जी। एम्पेयर से मतलब करंट, 2000 टर्न्स, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पर हम इन दोनों फॉर्मूलों को यूज, क्योंकि यहाँ ईएमएफ की तो बात ही नहीं हो रही है, ईएमएफ की तो बात ही नहीं हो रही, ना हमें ईएमएफ दिया हुआ है ना हमें ईएमएफ की बात कर रहे हैं। यहाँ हम इन दोनों को कंपेयर करके, जो हमने एक फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा कि हमने इन दोनों को भी कंपेयर किया था। हमने कहा था कि जी ये फॉर्मूला बनाया था, फिर हमने कहा था कि ये ईएमएफ है तो यहाँ ये सेकेंडरी कॉइल का टर्न हो जाएगा। जब हमने कंपेयर किया था तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना था, एन एस डेल्टा फाई इक्वल्स टू एम डेल्टा आई पी। ठीक है जी, माइनस साइन कट गए थे और टाइम कट गया था। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले की सारी वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई होता है फ्लक्स चेंज से, बराबर है म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन प्राइमरी कॉइल्स करंट। इसमें से आपको एम चाहिए, तो एम का फॉर्मूला क्या बनेगा जी, एन एस
डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल हमारे पास 2000 है, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन फ्लक्स हमारे पास कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट कितना चेंज हो रहा है जी 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं 4000 आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है जी 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना चाहे तो कर लें जी। इस 4 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लाएं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ है ना पॉइंट 1 2 3 है ना, यहाँ पर पॉइंट है तो 1 2 3 चले यहाँ ले आते हैं, इसको 0.4 कर लेते हैं ताकि वो पावर कैंसिल हो जाए। तो हम इसको कर रहे हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय, यानी पॉइंट मेरे पास यहाँ है, मैं यहाँ ला रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ 4 के बाद। तो देखिए जी 1 2 3 4 डिजिट जंप हो गए, यहाँ पर आएगी पावर 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। प्लस माइनस माइनस होता है, ये सब कट जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास कितना आया 0.4, इसका यूनिट होता है हेनरी। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11। ये भी वही है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह। देखिए वर्ड नजर आ रहा है ना आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये उसी का ये जी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को ध्यान में रखना है आपने। तो एक दो कॉइल होंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में आएगा, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल वगैरह वगैरह। एन ईएमएफ an EMF of 45 millivolt is induced in a coil of 500 tons। एक कॉइल में 45 मिलीवोल्ट का ईएमएफ पैदा हो रहा है और उस कॉइल में 500 टन्स मौजूद है। अभी हमें पता है ये सेकेंडरी कॉइल है, तो ये ईएमएफ हो गया और ये हो गया जी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल यानी एनएस। व्हेन द करंट इन नेबरिंग कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर। नेबरिंग कॉइल के अंदर जब आप करंट चेंज करते हैं 10 एम्पेयर से 4 एम्पेयर, यानी 10 पहले था, आपने उसका तब्दील करके 4 कर दिया, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस कर देंगे आप दोनों को इन 0.2 सेकेंड। चलो इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा टॉपिक रिपीट भी हो जाए हमारे पास। ये हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल है, ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है। ठीक है जी, इसको हम करंट देते हैं और इससे हम करंट जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक है जी, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, ये प्राइमरी कॉइल हो गया। आपसे क्या क्या है जी, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, यानी इसमें ईएमएफ पैदा हुआ है और इसकी टर्न्स कितनी है जी 500 टर्न्स है। और आपने इस वाले कॉइल में प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया है जी 10 से 4 एम्पेयर 2 सेकंड 0.2 सेकंड में। मालूम आपको क्या करना है जी, दो चीज आपको मालूम करनी है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक तो ये मालूम करना है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना उसका रेट आपको बताना है। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है जी ईएमएफ। ईएमएफ हमारे पास है 45 मिली वोल्ट। मिली का मतलब है इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 0.045 वोल्ट। ये ईएमएफ पैदा हुआ है जी सेकेंडरी कॉइल में, और उस सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स आपको दिए हैं 500। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं 500। अच्छा, अब करंट की बात करते हैं। नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर, यानी कि तकरीबन 6 डेल्टा आई कितना है जी, दोनों को माइनस कर दें, 10 में से आप 4 निकालें, 6 का करंट एम्पेयर है, 6 जो है ना वो एम्पेयर का करंट चेंज हुआ है। पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट चेंज ऑफ करंट बताया हुआ था, यहाँ आपको बताया जा रहा है जी 10 एम्पेयर से 4 एम्पेयर आपने करंट किया है, यानी कि आपने करंट को 6 एम्पेयर तक का रिड्यूस कर दिया। टाइम आपके पास कितना है जी, टी इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। दो चीजें आपको बतानी है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
फ्लक्स नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स बोलते तो मैं डेल्टा फाई मालूम करता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब होगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमें मालूम करना है, इसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जी हमारे पास सवाल। ईएमएफ हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्न्स है, आई है, पी है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं जी। अब चूंकि ईएमएफ हमें दिया हुआ है तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ई इक्वल्स टू, माइनस हटा दें आप, एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है जी, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल की बात कर लेंगे, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। अब इस फॉर्मूले को जरा हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करना है तो एम का बनाते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये आई पी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी। वैल्यूज डालते हैं जी। ईएमएफ हमारे पास है 0.045 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमारे पास है 0.2 डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ करंट हमारे पास है 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। 0.045 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड करेंगे हम इसको 6 से, तो ये आएगा 0.0015। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ रहा है जी? 0.0015 हेनरी। आप चाहे तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आए, चाहे तो इसको ऐसे छोड़ दें। ये आपके पास जो है वो एक तो आंसर आ गया। अच्छा जी, अब दूसरा आंसर आपको चाहिए जी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर हम जो है वो फ्राडे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्राडे का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्योंकि यहाँ सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास ईएमएफ पैदा होता है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हम सेकेंडरी कॉइल के यूज करेंगे। वैल्यूज डालते हैं जी। ईएमएफ कितना पैदा हुआ है? 0.045 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने सेकेंडरी कॉइल के? शायद 5000 है, 500। अच्छा, बोल्ड क्यों लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? 500 है जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम डाल देते हैं जी 500, और ये पूरा फ्रैक्शन हमें मालूम करना है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब ये 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.045 डिवाइड करेंगे हम इसको 500 से। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया। इधर आपके पास क्या बचा? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा दूसरा भी। तो सॉल्व करते हैं जी। 0.045 को 0.045 डिवाइडेड बाय 500, ये हो जाता है 0.00009, 4 जीरो है, 0.00009। अब इसका यूनिट क्या होगा? देखें, डेल्टा फाई यानी फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। चाहे तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लाएं, चाहे तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो चीजें मालूम करनी थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ये दोनों भी हमने मालूम कर ली। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चल, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जी। क्या कह रहे हैं इसमें? एन आयरन कोर सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, सोलिनॉइड आपको याद होगा कि एक आपके पास एक आयरन कोर ले लें, रेक्टेंगुलर आयरन कोर, और उस पर आप कॉइलिंग करते तो ये सोलिनॉइड बनता है। तो एक आपके पास आयरन कोर वाला सोलिनॉइड है जिसके अंदर 400 टन है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी उसका जो एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना होगा। आपके पास एक सोलिनॉइड है 400 टन वाला जिसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। करंट ऑफ 2 एम्पेयर पास थ्रू इट। उस सोलिनॉइड में से आप 2 एम्पेयर का करंट पास कर रहे हैं, जाहिर बात है करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी आपको दी हुई है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाउ लार्ज एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट। अब उसके अंदर कितनी बड़ी ईएमएफ पैदा होगी,
अकेला कॉइल है ये, अकेला कॉइल है, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस वाला। सेल्फ इंडक्टेंस याद है ना, जिसके अंदर हमारे पास एक ही कॉइल होता है, उसके अंदर करंट गुजर रहा होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आप करंट को तब्दील करें, करंट को चेंज करेंगे, तो फिर उस चेंजिंग करंट की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होगा और उसमें एक ईएमएफ, एडिशनल ईएमएफ पैदा होगी, जिसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो ये वो वाला मामला आ गया। तो मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ चले आपके लिए। ये आपके पास एक सोलिनॉइड है, आयरन कोर भी डला हुआ है, लेकिन आयरन कोर मैं बना नहीं रहा, वैसे इसके अंदर आयरन कोर भी है। अब इसका जो एरिया बनता है हमारे पास, वो है सोलिनॉइड का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो टर्न्स है हमारे पास, वो है जी 400 टर्न्स। शुरुआत में आप इसके अंदर से करंट गुजार रहे थे, आप इसमें से करंट गुजार रहे हो, जिसकी वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दी हुई है 0.5, और करंट आप कितना गुजार रहे हो इसमें से, शुरू में आप करंट कितना गुजार रहे हो, 2 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का करंट आप गुजार रहे हो। ठीक है, यहां तक की बात है। तो आपके पास ये हो गया जी सोलिनॉइड की टर्न्स, ये हो गया आपके पास सोलिनॉइड का एरिया, ये हो गया आपके पास सोलिनॉइड में से कितना करंट गुजर रहा है, और ये हो गया उसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको बताना है कि हाउ लार्ज एन ईएमएफ इंड्यूस। अभी तो खैर ईएमएफ पैदा ही नहीं होगी क्योंकि करंट तो एक जैसा है। आगे पढ़ते हैं। इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ इन 0.1 सेकेंड, आप 0.1 सेकेंड के लिए इसमें से करंट को बंद कर दो। टर्न ऑफ मतलब करंट बंद कर दिया। करंट बंद कर दिएगा मतलब क्या हो गया, करंट हो गया जीरो। 2 एम्पेयर से 0 पे चला गया, करंट चेंज हो गया ना, करंट चेंज हो गया। 2 एम्पेयर था, आपने उसको बंद किया तो वो 0 पे चला गया। तो इसका मतलब है करंट चेंज हुआ है, तो अब यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। आपको ईएमएफ भी बतानी है और सेल्फ इंडक्टेंस भी बतानी है। ठीक है जी। अब आपने क्या किया जी, आपने टाइम लिया, कितना टाइम है आपके पास, 0.1 सेकेंड। आपने 0.1 सेकेंड के लिए करंट कर दिया ऑफ, यानी अब आपके पास जो फाइनल करंट है वो है 0 एम्पेयर। ये इनिशियल करंट था आपके पास, फाइनल करंट आपके पास 0 एम्पेयर है। अब जाहिर बात है करंट तब्दील हो गया है, सो अब यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ आपको मालूम करना है, और आपको जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है, एल इसका यूनिट, एल इसका सिंबल होता है, वो आपको मालूम करनी है। हाउ लार्ज ईएमएफ और व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी, चलिए अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इजी न्यूमेरिकल है। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे, तो प्राइमरी सेकेंडरी का किस्सा ही नहीं होता है, एन ही लिखेंगे हम। कितना है जी, 400। 400 आपके पास टर्न्स है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी है जी, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद टाइम आपके पास कितना है जी, टाइम आपके पास है 0.1 सेकेंड। डायरेक्ट करंट चेंज लिख देते हैं जी, क्योंकि हम जबानी माइनस कर सकते हैं। 2 में से 0 माइनस करो, 2 एम्पेयर का करंट आपने चेंज किया है। डेल्टा ए आई कितना है जी, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। और एरिया आपके पास कितना है, एरिया आपके पास है कॉइल का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या मालूम करना है, एक आपको ईएमएफ मालूम करनी है जी, ईएमएफ आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास सवाल। चेक कर ले जरा, इसका हमने कोई न्यूमेरिकल तो नहीं, हमने यानी कि कोई डेटा तो नहीं दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स थे 400, मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास, वो भी हमने लिख दी। हाँ, चाय आ गई मेरी। 2 मिनट का तो मैं टाइम लूंगा, मैं चाय ब्रेक ले लूँ, तो कर लेते हैं, फिर हम करते हैं। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। हमारे पास प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है जी 400, कहाँ लिखा हुआ है ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है जी, टाइम हमें दिया हुआ है, चेंज ऑफ करंट हमें दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, हमें ईएमएफ मालूम करनी है और सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एरिया को सही करेंगे। एरिया का यूनिट गलत है, एरिया जो है ना हमारे पास, उसका यूनिट गलत है जी। पहले हम एरिया को सही करते हैं, फॉर एरिया। अच्छा जी, एरिया हमें कितना दिया हुआ है, चेक कर लूँ मैं एक दफा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक तो ये नीचे नहीं होता ना, इस पे आगे, हाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा जी, सेंटीमीटर स्क्वायर को लाने के लिए हम क्या करेंगे जी, 4 को हम डिवाइड करते हैं। जब सेंटीमीटर से मीटर में लाना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं।
लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 है, लिहाजा 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा जी 10,000। इसको आप पावर में ले आओ, 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 जीरो इधर ले आओ, 4 जीरो 10 की पावर 4। अब इसको ऊपर ले आओ तो आपके पास पावर माइनस हो जाएगी। तो एरिया हो गया जी सीधा सीधा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। जी हमने एरिया को सही कर दिया। अच्छा जी अब हमें चाहिए ईएमएफ और एल। अब अगर हम ईएमएफ का फॉर्मूला लें, ईएमएफ का फॉर्मूला या एल का फॉर्मूला, पहले हमारे पास एक फॉर्मूला हमने ये बनाया था, एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक ये वाला फॉर्मूला हमने सेल्फ इंडक्टेंस में बनाया था। और दूसरा हमने जो है वो फ्राडे का जो लॉ है उससे हमारे पास होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी। अब पहला वाला फॉर्मूला तो आप यूज कर सकते हैं। पहले वाले फॉर्मूले में आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगी, ईएमएफ भी आपको ईएमएफ पता होना चाहिए पहले आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखिए आपको एल मालूम करना है, ये आपको मालूम करना है, आई आपके पास मौजूद है, टाइम आपके पास मौजूद है, लेकिन पहले आपको ईएमएफ पता होनी चाहिए। सो हम पहले ईएमएफ मालूम करते हैं। अब ईएमएफ के लिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास मौजूद है, टाइम हमारे पास मौजूद है, फाई हमारे पास मौजूद नहीं। तो सबसे पहले हम डेल्टा फाई निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है, एरिया हमें दिया हुआ है, हमें फ्लक्स मालूम करना है, उसके बाद हम फॉर्मूले उस पर बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई यानी कि अबे भाई, ठीक है जी। अच्छा अब फ्लक्स कैसे मालूम करें जी, ये जो है चेंज इन फ्लक्स, ये हम कैसे मालूम करें। तो फ्लक्स का तो आपने जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसका फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो दोनों चीज आपको दी हुई है इसी वजह से। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी है चेक कर लेते हैं, 0.5 है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.5, जबकि एरिया हमने करेक्ट करने के बाद कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें जी, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय 4 2, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 वेबर इसका यूनिट होता है। ये हमने जो है वो फ्लक्स निकाल लिया जी। फ्लक्स क्यों निकाला, क्योंकि ईएमएफ मालूम करने के लिए हमें फ्लक्स चाहिए जी। तब जरा ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले आपने एरिया सही किया, एरिया सही करने के बाद आपने फ्लक्स निकाला जी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की मदद से फ्लक्स निकाल लिया। अब आपके पास फ्लक्स आ गया जी। अब आपको सवाल में क्या दो चीजें मालूम करनी थी, ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले आप ईएमएफ निकाल लेते हैं। फॉर ईएमएफ, अच्छा जी ईएमएफ के लिए हम फ्राडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। ईएमएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न्स और टाइम जरा देख लेते हैं ऊपर से कितना है। नंबर ऑफ टर्न्स 4 है, टाइम है 0.1, 400 है सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स 400 है और टाइम है 0.1। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हो गई 400 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 फ्लक्स आया था, और टाइम हमारे पास है 0.1। 200 को आप 2 को 400 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 800 हो जाएगा, और 800 को आप डिवाइड करते हैं 0.1 से, तो ये हो जाएगा 8000। 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक है जी। इसको आप चाहें तो सही कर लें जी। वही है जी, यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ये दोनों कट जाएंगी। ईएमएफ हमारे पास आ गया कितना, 0.8 वोल्ट। ये हमने ईएमएफ निकाल लिया। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे जी। फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं जी। अब सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने जो
सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना में जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसका यूज करेंगे जी। E इक्वल्स टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाए इसको, तो E टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। वैल्यूज डालते हैं जी। E हमारे पास EMF कितना है 0.8, टाइम हमारे पास है 0.1, और करंट में जो चेंज आया था वो था 2। अब इसको सॉल्व कर लें जी। 0.8 को पहले हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0.04, 0.04 हेनरी। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। थोड़ा लेंदी था लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा लेंदी है जी। एक आध दफा इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास जो बाकी हैं तकरीबन 5 के करीब, 1 2 3 4 5, ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जी, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो गई है हमारी।